वो अभी तक लड़ रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। मुफ्त में तो नहीं लड़ा जाता ना, you need funding to get more and more recruits to pay back recruits, और असला खरीदने के लिए, प्लान करने के लिए आपको पैसा लगता है। तालिबान जनरेट फंड्स फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, ड्रग ट्रेड है या बाकी एलिमेंट्स हैं, किडनैपिंग फॉर रैंसम। यहाँ पे आईएसआईएस के पास बहुत सारे मल्टीपल चैनल्स थे फंडिंग रेज करने के। तालिबान की जो फंडिंग का लेवल है वो तकरीबन $2 बिलियन के करीब है, यानी कि उनके पास इतने फंड्स थे अवेलेबल। आईएसआईएस के पास $4.1 बिलियन के एसेट्स थे, उनके पास कैश था $4.1 बिलियन का। लेट्स क्विकली लुक एट देयर सोर्सेज ऑफ फंडिंग, तो फिर हम अंदाजा लगाते हैं। अभी जो आईएसआईएस की जो 31,000 फोर्स थी और उनके जो एरियाज ऑफ ऑपरेशन थे, they required about $815 million annually to run their affairs। और आईएसआईएस के पास जो एरिया था अंडर कंट्रोल, अगर उस एरिया की वैल्यू देखी जाए, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसके अंदर बहुत सारी ऑयल रिग्स थी, गैस रिग्स थी, उसके अंदर इंडस्ट्रीज थी, उसके अंदर टैक्सेशन थी। 10 मिलियन पॉपुलेशन से आप टैक्स भी लें तो बहुत बड़ा पैसा बन जाता है। उस पूरे एरिया की 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की जो वैल्यू थी, that was about $2 trillion, which could easily generate $2.9 billion for ISIS। So you can well imagine this is the importance of having an area। जब आप एक एरिया पकड़ के बैठे होते हैं ना, तो उस एरिया से फिर आप बहुत पैसा निकाल सकते हैं। तो इनके पास जो एरिया था उसकी वैल्यू जो थी वो तकरीबन $2 ट्रिलियन से ज्यादा की थी, जहां से तकरीबन $3 बिलियन वो एक साल का निकाल सकते थे। सेकेंडली, किडनैपिंग फॉर रैंसम वाज वन ऑफ द सोर्स ऑफ फंडिंग, जिसमें उन्होंने तकरीबन $20 मिलियन पर मंथ कमाई की है। उसके अलावा स्टोलन फ्रॉम बैंक्स, जब उन्होंने मौसूल बैंक पकड़ा ना, तो वहां पे जो बैंक्स थे या जो स्टेट बैंक था उसका मौसूल का, वहां से इन्होंने फॉरेन करेंसी की मद में तकरीबन $500 मिलियन जो थे वो चोरी किए, और वो इनके हथे चढ़ गए सारे। इसके अलावा स्मगलिंग द माइग्रेंट्स, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। आप एक एरिया पे अटैक करें, उस एरिया को तबाह करें, तो लोग वहां से भागेंगे, लाजमी बात है। अब भागते हुए लोग जो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वो तकरीबन $300 इनको देते थे मिडिल ईस्ट में शिफ्ट होने का, और $1,000 इनको देते थे यूरोप जाने का, और वहां से इन्होंने तकरीबन $323 मिलियन जनरेट किए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टडीज। इसके अलावा ऑयल एंड गैस की, जो मैंने आपको बताया, इराक जो है वो बहुत ज्यादा रिच है ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज में। तो इन्होंने क्या किया कि बहुत सारी ऑयल की जो रिग्स थी, ऑयल की जो आप कह लें जहां से ऑयल निकलता है, वो जो वेल्स थे, उन पे इन्होंने कब्जा कर लिया। और जब कब्जा कर लिया तो वहां से ये क्या करते थे, वहां से जो ऑयल निकालते थे वो लोगों को सस्ते दामों में बेचते थे। फॉर एग्जाम्पल, उस वक्त जो पर बैरल प्राइस थी वो थी $68। अब ये क्या करते थे, ये $25 में वो बेच के उस पे जनाब ठीक ठाक पैसे कमाते थे। अब इनके लिए तो मुफ्त ही था ना सारा। तो एज यू कैन सी इन दिस मैप, इसके अंदर ऑयल एंड गैस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसमें मैं इसमें बता रहा हूँ आपको कि वो एरियाज जो थे वो इनके पास इनके अंडर कंट्रोल थे। अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो एरियाज कंट्रोल कर रहे थे, वहां पे जो इंडस्ट्रीज थी छोटी मोटी, और जो वीट प्रोडक्शन थी, वो सारी इनके हथे चढ़ गई। अब इराकी जो एरियाज इनके कब्जे में थे, वो तकरीबन 40% जो इराक की वीट ग्रोइंग एरियाज थे वो इनके कब्जे में आ गए, और जिससे ये तकरीबन $120 मिलियन जो थे दे कुड जनरेट। और उसके बाद जो सीरिया के अंदर एरियाज इनके कब्जे में आए, वहां से तकरीबन $200 मिलियन ये जनरेट कर सकते थे। तकरीबन $320 मिलियन ये सिर्फ वीट की जो साइलोस थी, और जो वीट की जो वो होती हैं, जो फैक्ट्रियां थी जहां से वो आटा शाटा ये बन बुन के निकलता था, वो सारा इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, और उससे तकरीबन $300 मिलियन से ज्यादा पैसे इन्होंने जनरेट करने शुरू कर दिए। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये आप देख सकते हैं इस मैप के अंदर, जहां से ये लोग बहुत बड़े लेवल पे वीट जो थी, वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज और ग्रेन जो साइलोज थी, उन पे इन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद टैक्सेशन मैंने आपको बताया। इन्होंने क्या किया था कि जब इन्होंने इराक पे कब्जा किया, तो इन्होंने 2 चेक पोस्टें थी मेन, जो कि इराक को कनेक्ट करती थी सीरिया के साथ।
और जॉर्डन के साथ। तो एक थी वलीद क्रॉसिंग विच कनेक्ट इराक विद जॉर्डन, और दूसरी थी तानीफ क्रॉसिंग विच कनेक्ट सीरिया विद इराक। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आम फूड आइटम वाला ट्रक था, एक ट्रक, उस पर $300 लगा दिया टैक्स, और $400 इन्होंने लगाया उस ट्रक पे विच कुड कैरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। यानी कि आप सोचें कि एक मुल्क के साथ जब दूसरा मुल्क जुड़े होते हैं तो आपस में जो ट्रेड करते हैं, वो कितने 100 ट्रक रोज के, हजारों ट्रक रोज के गुजर के जाते होंगे, और हर ट्रक जो है उसने $300 और $400 रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रॉनिक्स का उन्होंने पे करना है। वहां से इन्होंने बड़ा पैसा कमाया, बहुत मिलियंस एंड ऑफ डॉलर्स दे जनरेटेड फ्रॉम दीज टू क्रॉसिंग्स। तो एक इनका सोर्स ऑफ फंडिंग ये भी था, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इसका बेसिक आपको इंट्रो ISIS का, कि हाउ दे got strength and what are their sources of funding, what are their strengths and what type of weapon system they have got, और रिक्रूट्स कितने थे इनके पास, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हम इसको जल्दी से देखते हैं कि ISIS का इम्पैक्ट क्या था पाकिस्तान पे और अफगानिस्तान पे। ISIS ने जब ये आए तो इन्होंने एक मैप अपना डिक्लेयर किया, और उस मैप के अंदर इन्होंने बताया कि जी हम लोग क्या कर रहे हैं जी, कि हम लोग पूरी दुनिया में जहां जहां पे मुसलमान किसी दौर में रूल करते थे, उन तमाम एरियाज को हम पकड़ेंगे। इन्होंने अपना ये मैप जो शो कर रहा हूं मैं आपको, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, और इसके अंदर आप देख रहे हैं राइट साइड पे लिखा होगा खुरासान, ब्लैक सा। खुरासान के अंदर जितने भी ये आपका साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, ये कंट्रीज आती है ना, सब कॉन्टिनेंट पूरा, ये सारा खुरासान के उसमें कैटेगरी में आ जाता है। आपने देखा हिजाज जो है वो सऊदी अरेबिया का, यमन भी इसके अंदर शामिल है, शाम इराक तो है ही, वो कुर्दिस्तान, उसके बाद ओडोबा, उसके बाद एनातोलिया, मगरेब, हबशा अफ्रीका, एंदुलुस, एंदुलुस स्पेन को कहते हैं। तो बेसिकली इन्होंने ये मैप अपना इंट्रोड्यूस करवाया, और इन्होंने कहा कि हम अगले 5 साल में इन तमाम एरियाज पे कब्जा करेंगे, और दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब खुरासान के लिए इन्होंने ये किया कि खुरासान का चैप्टर बनाया इन्होंने ISKP के नाम से, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस। अच्छा, यहाँ पे जो इनका पहला कमांडर बना वो था सईद खान, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर पिक। ये सईद खान वाज अ पाकिस्तानी, एंड ही बिलोंग टू औरंगजेब एजेंसी, और औरंगजेब एजेंसी में जो TTP का ये कमांडर था, लेकिन जब TTP को हमने कुटमस लगाई 2015 में, तो ये भाग के अफगानिस्तान चला गया, और वहां जाके फिर इसने उनको ज्वाइन कर लिया ISIS को, क्योंकि TTP की दुकान बंद हो गई। तो इसने फौरन से पहले जनाब वर्दी चेंज की, और रंग बिरंगे कपड़ों की बजाय इन्होंने काले कपड़े पहने, और दे बिकेम, समझ लेके कुत्ते नहीं भेड़िए की खाल पहन, एंड दे बिकेम ISIS। सो ही वाज द फर्स्ट कमांडर ऑफ ISKP इन दिस रीजन, और ये इसने अपने आप को IS के साथ, इस्लामिक स्टेट के साथ एफिलिएट कर लिया। उसके बाद के जो बंदे थे, ज्यादातर इनकी जो शूरा थी, खुरासान शूरा, वो ज्यादातर जो थे वो पाकिस्तानी और अफगानी थे, और इसके अंदर उज़्बेक और ताजिक वगैरह जो मिलिटेंट्स थे IMU के, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के, दे वर आल्सो इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो क्वेश्चन ये था कि कैन IS मेक इट्स इनरोड्स टू पाकिस्तान, क्या वो पाकिस्तान के अंदर कब्जा कर सकते हैं, जगहों पे, एरियाज पे कैप्चर कर सकते हैं? तो उसका आंसर सिंपल वर्ड्स में है नो। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान, वी हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ऑलरेडी फाटा के अंदर वी हैव डिप्लॉयड अराउंड 200,000 ट्रूप्स। फाटा हमारा ऐसी जगह थी जो कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, लेकिन हमने 2 लाख फौज वहां पे डाल के वी स्टेबलाइज दैट एरिया। तो वो एरियाज वहां पे इनका अब कोई सेफ हेवन इनकी कायम नहीं हो सकती। ओके, व्हाट दे कैन डू इज they can affiliate themselves with the local groups। तो लश्कर जंगी हो गया, TTP हो गया, या इस तरह के और जो छोटे मोटे ग्रुप्स हैं, उनके साथ अपने आप को एफिलिएट करके they can keep on they can carry out small scale terrorist attacks against पाकिस्तान, और उन्होंने किए भी, और बहुत सारे अटैक्स इन्होंने किए भी, जिसके अंदर बहुत सारे लोग शहीद हुए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी काफी सारे हमले हुए। और जो तीसरे नंबर पे चीज हो सकती थी वो ये कि इग्नाइट सेक्टेरियन वायलेंस। तो हमने देखा कि ये भी इन्होंने कोशिशें करने की कि
कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज को भी इग्नाइट किया जा सके। लेकिन जहां तक बात है कब्जे की, दैट इज नॉट पॉसिबल।